एक बार की बात है, भानगढ़ नामक राज्य में अर्जुन सिंह का राज था। वो अपनी पत्नी और प्रजा के साथ अपना जीवन खुशी खुशी व्यतीत कर रहे थे। उनकी खुशियाँ और भी ज्यादा बढ़ गई जब उन्हें इस बात की खबर लगी कि उनकी रानी माँ बनने वाली है। वो अपनी पत्नी का बहुत ही ज्यादा ख्याल रखने लगती हैं। कुछ समय इसी तरह बीत जाते हैं और वो खुशी की घड़ी आ जाती है जिसका राजा और रानी को बेसब्री से इंतजार था। रानी एक नहीं बल्कि 2 राजकुमारियों को जन्म देती है। जब इसकी खबर राजा को लगती है तो वो खुशी से नाचते हुए रानी के पास जाते हैं। राजा को देख रानी कहती है, महाराज, आपकी इच्छा थी कि आपके राजमहल में लक्ष्मी के रूप में बेटी जन्म ले। देखिए, एक साथ 2 लक्ष्मी आई है हमारे महल में, और जरा इन्हें देखिए तो ये कितनी सुंदर है। मेरी दोनों बच्चियों को किसी की नजर ना लगे। आप सही कह रही हैं रानी, हमारी दोनों ही बच्चियां बहुत खूबसूरत हैं। जरा मेरी बच्चियों को मेरे गोद में तो दो। इतना कहकर राजा एक एक करके अपनी दोनों बच्चियों को गोद में उठाता है और उन्हें प्यार करता है। उसके बाद वो अपनी पत्नी से कहता है, महारानी, आपने हमारी बच्चियों के बाल पर ध्यान दिया? नहीं महाराज। क्यों? देखिए, हमारी एक बेटी के बाल सोने के और दूसरी बेटी के बाल चांदी के हैं। सच में महाराज, मैंने तो इस बात पर ध्यान ही नहीं दिया था। सच में ये दोनों बच्चियां हमारे महल में साक्षात लक्ष्मी का रूप बनकर आई हैं। सुनिए, इनका नामकरण करने के लिए आप हमारे कुलगुरु को बुला लीजिए। कल ही हम दोनों बच्चियों का नामकरण करेंगे। ये तो आपने बहुत अच्छी बात कही है रानी, मैं भी यही सोच रहा था। राजा और रानी दोनों ही अपनी बेटियों को देख देख कर बहुत खुश हो रहे थे। अगले दिन महल में जश्न का माहौल होता है। दोनों बच्चियों का नामकरण करने के लिए उनकी कुलगुरु आती हैं और दोनों बच्चियों को अपना आशीर्वाद देती हैं और राजा रानी से कहती है, राजा रानी, तुम्हारे घर कोई आम कन्या ने जन्म नहीं लिया है, बल्कि ये दोनों कन्याएं जादुई हैं। जब ये दोनों रोएंगी तो इनकी आंखों से आंसू की जगह सोने और चांदी निकलेंगे। इन दोनों पर मेरा आशीर्वाद है कि ये वरदान इनके लिए हमेशा वरदान ही रहे, अभिशाप साबित ना हो। हमेशा ये दोनों अपना जीवन खुशी खुशी व्यतीत करें। मैं आपकी एक बेटी का नाम सोनाक्षी और दूसरी बेटी का नाम सुहाना रखती हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद माता, हमारी दोनों बेटियों को अपना आशीर्वाद देने के लिए। राजा और रानी ये बात जानकर और भी ज्यादा खुश थे कि उनकी दोनों बेटियों के बाल सोने और चांदी के हैं और उन्हें कुदरत से सोने चांदी के आंसू का वरदान मिला है। इसी तरह समय धीरे धीरे बीत रहा था। सुहाना और सोनाक्षी दोनों बड़ी हो जाती है। दोनों राजकुमारी बहनों में जमीन और आसमान का फर्क था। जहाँ राजकुमारी सुहाना बहुत अच्छे स्वभाव की थी, वहीं राजकुमारी सोनाक्षी अपने सोने के बालों पर बहुत घमंड करती थी। वो कभी किसी की कोई मदद नहीं करती थी, परंतु सुहाना राजकुमारी हमेशा लोगों की मदद करने पर भरोसा रखती थी और बहुत ही विनम्र दिल की थी। एक दिन दोनों बहनें अपने बगीचे में टहल रही थी। तभी सोनाक्षी एक दासी को बुलाकर कहती है, सुनो दासी, मेरे और मेरी बहन सुहाना के लिए संतरे का जूस लेकर आओ और जरा जल्दी आना, ज्यादा देर नहीं होनी चाहिए। जी राजकुमारी, मैं अभी लेकर आती हूँ। राजकुमारी महल के रसोई में जाकर जूस बनाने लगती है। तभी वहाँ पर रानी आती है और कहती है, दासी, फौरन 2 गिलास नींबू पानी बना दो, राजा से मिलने उनके दोस्त आए हैं, और हाँ, जरा फटाफट बनाना। इतना कहकर रानी वहाँ से चली जाती है। तभी दासी अपने मन में सोचती है, अब मैं क्या करूं? अगर राजकुमारी के लिए जल्दी जूस लेकर नहीं गई तो वो बहुत गुस्सा करेंगी, लेकिन बाहर से मेहमान आए हैं, उनको नींबू पानी भी देना तो जरूरी है। हाय, मैं तो दोनों तरफ से फंस गई। एक काम करती हूँ, पहले मेहमानों को नींबू पानी देकर आ जाती हूँ। हाँ, ये सही रहेगा। ऐसा सोचकर दासी नींबू पानी बनाती है और मेहमानों को देकर आती है। दूसरी तरफ सोनाक्षी बहुत देर से जूस का इंतजार कर रही थी। थोड़ी देर बाद दासी सोनाक्षी के पास जूस लेकर आती है। तब सोनाक्षी गुस्से में कहती है, जूस बनाने में इतना टाइम लगता है क्या? तुम बहुत आलसी हो गई हो। पिताजी से कहकर तुम्हें काम से निकलवाना पड़ेगा। राजकुमारी, मेरी बात तो सुनिए। चुप रहो तुम, मुझे तुम्हारी कोई बकवास नहीं सुननी। इतनी देर बाद जूस लाने का कोई फायदा नहीं है। माफ कर दीजिए राजकुमारी, मुझसे गलती हो गई।
लेकिन एक बार मेरी बात तो सुनिए। सोनाक्षी जूस का गिलास दासी के ऊपर फेंक देती है और बहुत गुस्सा हो जाती है। तभी वहाँ खड़ी सुहाना कहती है, सोनाक्षी मेरी बहन, इतना गुस्सा मत करो। तुम देखो, शायद वो हमसे कुछ कहना चाहती है। एक बार तुम उसकी बात सुन तो लो। मुझे नहीं सुनी इसकी कोई बात। इसको तो मैं पिताजी से कहकर महल से निकलवा कर ही रहूंगी। नहीं मीनाक्षी, इतनी सी गलती के लिए उसको इतनी बड़ी सजा मत दो। उसकी तरफ से मैं तुमसे माफी मांगती हूँ। जब भी मैं किसी को डांटती हूँ तुम हमेशा बीच में आती हो। सुन दासी, सुहाना की वजह से आज मैं तुझे छोड़ रही हूँ, लेकिन आज के बाद ऐसी गलती बिल्कुल मत करियो। चल अब जा यहाँ से। इस तरह सुहाना के कहने पर सोनाक्षी उसे माफ कर देती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। अब दोनों बहनें 20 बरस की होने वाली थी। उनका जन्मदिन आने वाला था। दोनों राजकुमारियों को राजा और रानी अपने पास बुलाते हैं। तभी रानी अपनी दोनों बेटियों से कहती है, बेटियों, मैंने और तुम्हारे पिताजी ने मिलकर एक फैसला किया है। तुम्हारे इस 20वें जन्मदिन पर हम तुम दोनों का विवाह करवा देंगी, लेकिन अपना वर तुम्हें खुद ही ढूंढना होगा। तुम दोनों भली भांति जानती हो कि तुम दोनों के पास कुदरती शक्तियाँ हैं, और वो शक्तियाँ क्या है ये भी तुम्हें पता है। और तुम दोनों के बाल भी सोने और चांदी के हैं। तो अपनी शक्तियों को ध्यान में रखते हुए तुम्हें अपने लिए वर ढूंढना होगा। तुम्हारे जन्मदिन से पहले उम्मीद है तुम दोनों ये कार्य कर लोगी। रानी की बातें सुन दोनों बहनें बहुत खुश होती है। तभी सुहाना कहती है, अपना आशीर्वाद दीजिए माँ पिताजी, क्योंकि आपके आशीर्वाद के बिना हम कोई भी कार्य ठीक से नहीं कर पाएंगे। मेरी प्यारी बच्ची, हम दोनों तुम्हारे माता पिता है, और माता पिता का आशीर्वाद तो अपने बच्चों के साथ सदैव रहता है। दोनों बहनें अपने माता पिता से विदा लेकर अपना वर ढूंढने के लिए महल से निकल जाती हैं। जन्मदिन से एक दिन पहले वो दोनों एक एक लड़के के साथ अपने माता पिता के समक्ष आकर खड़ी हो जाती हैं। राजा देखते हैं कि उनकी वो बेटी जिसके सोने के बाल है, यानी कि सोनाक्षी, एक बहुत खूबसूरत राजकुमार के साथ खड़ी है, जबकि उनकी दूसरी बेटी सुहाना जिसके चांदी के बाल है, वो एक साधारण से लड़के के साथ खड़ी है। ये सब देख राजा और रानी क्रोधित हो जाते हैं और रानी कहती है, राजकुमारी सुहाना, आप अपने साथ किसे लेकर आ गई हो? ये मेरे होने वाले पति हैं माँ। क्या तुम इस गरीब से शादी करोगी? हमने आपको अपने पसंद का लड़का चुनने की अनुमति इसलिए दी क्योंकि हमें लगा कि हमसे बेहतर आपकी पसंद होगी, लेकिन आप इस गरीब लड़के को उठाकर ले आई हैं। तभी वहाँ खड़ी सोनाक्षी हंसते हुए और सुहाना और उस गरीब लड़के का मजाक बनाते हुए कहती है, माँ, सुहाना कौन सा बहुत अच्छी दिखती है। इसके चांदी के बाल देखकर ऐसा लगता है कि किसी बुढ़िया के सफेद बाल हो। दिखने में ये बहुत ही अजीब लगती है, और इसके रोने पर भी आंखों से चांदी का सिक्का निकलता है। ऐसे में ये अपने लिए बिल्कुल सही लड़का लेकर आई है। कोई अमीर राजकुमार तो इसे पसंद ही नहीं करता। मैं इसे बहुत ज्यादा खूबसूरत लगती हूँ और मेरे आंखों से सोना निकलता है, इसलिए मुझे इतना अच्छा और अमीर राजकुमार मिला है। मैं तो इसके साथ अपना जीवन बहुत खुशी खुशी व्यतीत करूँगी। बस बहुत हो गया सोनाक्षी तुम्हारा। माँ, पिताजी, आप दोनों अब अपने वादे से पीछे नहीं हट सकते। मुझे पवन बहुत पसंद है और मैं इसी से शादी करूँगी। मैं जानती हूँ ये मुझे हमेशा खुश रखेगा। ये फैसला मैंने अपनी मर्जी से किया है। अब आप दोनों अपने वादे से पीछे नहीं हट सकते। वादे के अनुसार आप दोनों को मेरी शादी पवन से करवानी ही होगी। तुम सही कह रही हो सुहाना, हम अपने वादे से पीछे नहीं हटेंगे। यदि तुम इस गरीब लड़के से शादी करना चाहती हो तो ठीक है, हम तुम्हारा विवाह इसी से करवाएंगे। राजा हाँ तो कर देते हैं, लेकिन राजा और रानी राजकुमारी सुहाना के फैसले से बिल्कुल खुश नहीं थे। लेकिन वो अपने वचनों से बंधे हुए थे, इसलिए कुछ नहीं कर पाते। अगले दिन दोनों राजकुमारियों के जन्मदिन के साथ साथ उनकी पसंद के लड़के से उनका विवाह भी करा दिया जाता है। उसके बाद दोनों राजकुमारियां अपने अपने ससुराल चली जाती है। राजकुमारी सुहाना का पति यानी कि पवन ज्यादा अमीर नहीं था, इसलिए वो राजकुमारी को अपने साथ एक छोटी सी झोपड़ी में ले जाता है। पवन अपने आंगन में कुछ सब्जियां उगाकर उन्हें बेचा करता था। उसके इस काम में राजकुमारी सुहाना भी उसकी मदद करने लगी। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन राजकुमारी सुहाना और पवन सड़क किनारे सब्जियां बेच रहे थे और उसी सड़क से रानी अपने रथ से राज्य का दौरा कर रही थी।
रानी अपनी बेटी को इस तरह सब्जियां बेचते हुए देख लेती है। रानी तुरंत अपनी बेटी के पास जाती है और कहती है, बेटा सुहाना, तुम एक राजकुमारी हो। तुम इस तरह यहाँ सब्जियां बेचते हुए बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही। तुम शायद भूल गई हो कि तुम्हारे बाल चांदी के हैं और तुम्हारे आंखों के आंसू भी चांदी के हैं। तो तुम उन्हें बेचकर क्यों नहीं अपना गुजारा चलाती हो? हमने आपको इस गरीब लड़के से शादी करने के लिए इसलिए नहीं रोका था क्योंकि हमें लगा कि तुम अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके एक अच्छा जीवन व्यतीत करोगी, लेकिन तुम तो इसके साथ यहाँ आकर सब्जियां बेच रही हो। माँ, पवन ने आज तक मुझे कोई तकलीफ ही नहीं दी कि मुझे रोना आए, और जब मुझे रोना ही नहीं आता तो आंखों से चांदी कैसे निकलेगा? और रही बात मेरे बालों की, तो पवन को मेरे बाल बहुत पसंद है। वो नहीं चाहते कि मेरे सर से एक भी बाल निकाला जाए, और वैसे भी हम दोनों को मेहनत करके कमाना बहुत अच्छा लगता है। ये जिंदगी मैंने खुद चुनी है। मैं इस जिंदगी में बहुत खुश हूँ। माफ कीजिए रानी माँ, लेकिन मैं किसी भी हालत में राजकुमारी सुहाना को रुलाकर चांदी नहीं प्राप्त कर सकता। हम दोनों एक साथ बहुत खुश हैं। आप हमारी चिंता मत कीजिए। पवन की बात सुनकर रानी गुस्सा हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। रानी वहाँ से सीधा अपनी दूसरी बेटी सोनाक्षी के पास जाती है। वो देखती है कि सोनाक्षी के अगल बगल बहुत सारे नौकर चाकर घूम रहे हैं और वो एक महारानी वाली जिंदगी व्यतीत कर रही है। अपनी दूसरी बेटी को देखकर रानी बहुत खुश होती है। अपनी माँ को देख राजकुमारी सोनाक्षी कहती है, अरे माँ, आप यहाँ कैसे आना हुआ? मुझे आपको देखकर बहुत खुशी हुई। लेकिन मैं बिल्कुल खुश नहीं हूँ बेटी, क्योंकि तुम तो एक खुशहाल जीवन व्यतीत कर रही हो, लेकिन मेरी दूसरी बेटी सुहाना गरीबी में अपना जीवन व्यतीत कर रही है। वो अपने कुदरती जादू का फायदा भी नहीं उठा रही। मैं उसके लिए बहुत चिंतित हूँ। थोड़ी देर बाद रानी वापस अपने महल में आ जाती है। इसी तरह पूरे 2 साल बीत जाते हैं। एक दिन महल में राजा और रानी अपनी सालगिरह का जश्न रखते हैं और अपनी दोनों बेटियों और दामाद को आमंत्रित करते हैं। आमंत्रण पाकर राजकुमारी सुहाना बहुत खुश थी, लेकिन कहीं न कहीं उसे दुख भी हो रहा था। वो अपने पति से कहती है, सुनिए, माँ और पिताजी ने हमें अपनी सालगिरह पर आमंत्रित किया है। हम इतने अमीर तो नहीं हैं कि हम उन्हें कोई कीमती तोहफा दे सकें। हम उन्हें तोहफे में क्या दें? आप चिंता क्यों करती हो सुहाना? राजा और रानी को क्या देना है, उसकी चिंता आप मुझ पर छोड़ दीजिए। मेरे पास रामायण की एक बहुत पुरानी पुस्तक है। वह पुस्तक मुझे मेरी माँ ने मरने से पहले दी थी। हम वही पुस्तक राजा और रानी को देंगे। देखना, वो बहुत खुश होंगे। राजा और रानी के सालगिरह वाले दिन दोनों पति पत्नी तैयार होकर और वही किताब लेकर वहां पहुंच जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ राजकुमारी सोनाक्षी का पति अकेली ही महल आता है। अपने साथ राजकुमारी सोनाक्षी को लेकर नहीं आता। तभी रानी उससे कहती है, राजकुमार, आप हमारी बेटी सोनाक्षी को साथ नहीं लेकर आए। हम दोनों पति पत्नी कब से अपनी बेटी का इंतजार कर रहे थे। रानी माँ, मुझे माफ कर दीजिए, लेकिन आजकल राजकुमारी सोनाक्षी की तबीयत कुछ ठीक नहीं है। मैंने तो उनसे कहा था यहाँ आने को, लेकिन उन्होंने ही कहा कि वो अभी अपने आप को ठीक महसूस नहीं कर रही हैं। फिर मुझे लगा कि उन्हें आराम की अभी ज्यादा जरूरत है, इसलिए मैं उन्हें अपने साथ लेकर नहीं आया। लेकिन मैं आप दोनों के लिए कुछ अनमोल तोहफे लेकर आया हूँ। आप वो तोहफा कबूल कीजिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया राजकुमार, हमारे लिए इतने खूबसूरत तोहफे लेकर आने के लिए। सोनाक्षी का पति रानी और राजा के लिए ढेर सारा सोना लेकर आया था, जिसे देख रानी और राजा बहुत खुश होते हैं। तभी उनके सामने सुहाना और उसके पति जाते हैं और सुहाना कहती है, माँ और पिताजी, हमारे पास आपको देने के लिए कोई महंगा तोहफा तो नहीं है, लेकिन हम आपके लिए बहुत ही पाक चीज लेकर आए हैं। इतना कहकर सुहाना अपने माता पिता को वो रामायण की किताब देती है। ये क्या तोहफा है सुहाना? तुम अपना एक चांदी का बाल तोड़कर भी हमें एक बहुत अच्छा तोहफा दे सकती थी। हम रामायण की पुस्तक की इज्जत करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम हमें उपहार में ये दो। हम सच बताए तो हमें इससे अपना अपमान महसूस हुआ है। रानी की बातें सुनकर सुहाना और उसका पति दोनों थोड़ा उदास हो जाते हैं। दूसरी तरफ राजा और रानी भी सुहाना और उसके पति के तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे थे। वो सिर्फ अपने दूसरे दामाद से ही बातें कर रहे थे। राजकुमारी सुहाना उदास होकर अपने पति के साथ महल के एक कोने में खड़ी हो जाती है।
तभी उसकी नजर सोनाक्षी के पति के लाए हुए तोहफे पर जाती है। वो देखकर सुहाना हैरान हो जाती है। अरे ये तो वैसा ही सोना है जैसा सोनाक्षी के रोने पर उसकी आंखों से निकलता है। इसका मतलब ये आदमी इतना सारा सोना मेरी बहन को रुला कर लाया है। नहीं, मेरी बहन बहुत खतरे में है। नहीं नहीं, मैं अपनी बहन को कुछ नहीं होने दूंगी। राजकुमारी सुहाना अपने पति को सारी बात बताती है। उसके बाद दोनों पति पत्नी राजकुमारी सोनाक्षी के महल पहुंच जाते हैं। वो वहां जाकर देखते हैं कि महल के चारों तरफ सैनिकों का पहरा लगा हुआ है। पवन उन सभी सैनिकों का ध्यान भटकाने लगता है। उसके ऐसा करते ही राजकुमारी सुहाना महल के अंदर चली जाती है। अंदर जाकर जब वो सोनाक्षी की हालत देखती है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि राजकुमारी सोनाक्षी के सर पर एक भी बाल नहीं था और वो अंधी हो चुकी थी। सुहाना अपनी बहन से कहती है, सोनाक्षी मेरी बहन, तुम्हारी ये हालत कैसे हुई? किसने की तुम्हारी ऐसी हालत? बहन, मेरा पति एक बहुत ही दुष्ट इंसान है। वो हमेशा मुझे मारता पीटता रहता है ताकि मेरे रोने से मेरे आंखों से सोना निकले, और मेरे सारे बाल खींच खींच कर उसने मुझे टकला कर दिया, और बहुत ज्यादा रोने की वजह से मैं अंधी हो गई हूँ। अब मैं कुछ नहीं देख सकती। मैंने एक इंसान को पहचानने में गलती कर दी। मेरी बहन, तुम बहुत अच्छी हो। तुमने बिल्कुल सही जीवन साथी चुना। तुम रो मत बहन, मैं तुम्हें यहाँ से लेकर जाऊंगी। ऐसा कहकर सुहाना मीनाक्षी को लेकर महल के खिड़की से कूदकर बाहर आ जाती है और वहाँ से अपने माता पिता के महल चली जाती है। पीछे पीछे पवन भी वहाँ पहुँच जाता है। वहाँ पहुँचकर राजकुमारी सुहाना और सोनाक्षी अपने माता पिता को सारी बात बताती है। सारी बात जानकर राजा और रानी को बहुत दुख होता है। राजा तुरंत राजकुमार को कारावास में डलवा देते हैं और अपनी बेटी के लिए दुखी होने लगती हैं। तभी राजकुमारी सुहाना कहती है, पिताजी, मुझे लगता है हमें हमारी कुल गुरु माँ से बात करनी चाहिए। उनके पास इसका उपाय जरूर होगा। राजा को सुहाना की बात सही लगती है। तुरंत महल में कुल गुरु देवी को बुलाया जाता है। कुल गुरु माँ सारी परेशानी जानने के बाद कहती है, इसका उपाय है, यदि राजकुमारी सुहाना भी अपनी शक्तियों को त्याग देंगी तो ये दोनों बहनें एक साधारण लड़की में बदल जाएंगी। मैं ऐसा करने के लिए तैयार हूँ गुरु माँ। तभी गुरु माँ कुछ मंत्र पढ़ती है और उनके ऐसा करते ही सुहाना एक साधारण लड़की में बदल जाती है और दूसरी तरफ राजकुमारी सोनाक्षी भी बिल्कुल ठीक हो जाती है। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद मेरी बहन। मैंने तुम्हें कितना गलत समझा था, लेकिन तुम तो बहुत अच्छी हो। तुमने मेरे लिए अपनी शक्तियाँ भी त्याग दी। सुहाना अपनी बहन को माफ कर देती है। राजा और रानी भी उनसे माफी मांगते हैं। वो सभी को माफ कर देती है। उस दिन के बाद से वो सभी एक ही महल में अपना जीवन खुशी खुशी व्यतीत करने लगते हैं। एक बार की बात है, रामपुर नाम के एक गांव में आयुषी नाम की एक लड़की रहती थी। आयुषी अपनी सौतेली माँ और सौतेली बहन के साथ रहती थी और उसके पिता विदेश में रहते थे। आयुषी जब 6 साल की थी तभी कैंसर के कारण उसकी माँ की मृत्यु हो गई थी। माँ की मृत्यु के बाद आयुषी बहुत शांत रहने लगी थी। आयुषी को माँ का प्यार मिल सके इसलिए उसके पिता ने एक कमला नाम की औरत के साथ दूसरी शादी कर ली। कमला की पहले से एक बेटी थी जिसका नाम आरोही था। कमला ने आयुषी के पिता से सिर्फ पैसों के लिए शादी की थी। आयुषी के पापा के विदेश जाने के बाद दोनों माँ बेटी मिलकर उस पर खूब अत्याचार करते थे। घर का सारा काम वो आयुषी से ही करवाते थे और जब भी कोई कमला के मायके से आता था तो उनके सामने कमला आयुषी को घर की नौकरानी बताती थी। इन सब से आयुषी बहुत परेशान रहती थी। उसे अपनी सौतेली माँ और सौतेली बहन बिल्कुल पसंद नहीं थी। कमला माँ कितनी गंदी हैं। इन्होंने मेरे पापा से सिर्फ पैसों के लिए शादी की है। और आरोही दीदी, इन्हें तो मुझे परेशान करने में बहुत मजा आता है। काश मेरे पास मोबाइल होता, फिर मैं फोन करके पापा को सारी बात बता देती। आयुषी अपनी सौतेली माँ और बहन से बहुत नफरत करती थी, लेकिन फिर भी डर के मारे उसे सारा काम करना पड़ता था। एक दिन आयुषी घर में पोछा लगा रही थी, तभी आरोही के दिमाग में एक खुराफात आइडिया आता है। वो सोचती है, अरे ये आयुषी तो आज बड़े आराम से काम कर रही है, इसको कैसे परेशान किया जाए।
हाँ आइडिया, अभी गरम गरम पानी लाकर इसके ऊपर डाल देती हूँ, तड़प तड़प के काम करेगी तो बड़ा मजा आएगा। आरोही किचन में जाती है और पतीले में थोड़ा पानी गर्म कर लेती है और उसे लाकर आयुषी के ऊपर डाल देती है। आयुषी एकदम से चिल्लाने लगती है। आरोही दीदी, तुम पागल हो क्या? तुमने गरम गरम पानी मेरे ऊपर डाल दिया। मेरा शरीर बहुत जल रहा है। कैसी बेरहम हो तुम? मैंने गर्म पानी को जानबूझकर तेरे ऊपर नहीं डाला, वो तो मैं नहाने के लिए लेकर जा रही थी, गलती से तेरे ऊपर गिर गया। लेकिन तू इतना चिल्ला कैसे रही है? रुक, अभी तेरी शिकायत माँ से करती हूँ। आरोही कमला के पास जाती है और उससे आयुषी की झूठी मूठी शिकायत कर देती है। कमला गुस्से में बाहर आती है। आयुषी का शरीर जल रहा था, इसलिए वो बहुत तड़प रही थी। ऐसे में कमला आकर उसकी पिटाई करने लगती है और कहती है, तेरी हिम्मत कैसी हुई मेरी बेटी पर चिल्लाने की? हाँ, आज तो मैं मार मार के तेरी हड्डी पसली तोड़ दूंगी। माँ, मेरी कोई गलती नहीं है। आरोही दीदी ने ही मेरे ऊपर गर्म पानी डाल दिया था, इसलिए मैं चिल्लाई थी। तेरी जुबान बिल्कुल कैंची की तरह चलने लगी है ना? रुक, तुझे तो मैं अभी बताती हूँ। कमला आयुषी की खूब पिटाई करती है और कहती है, अब रोना धोना बंद कर और जाकर मेरे लिए गरम गरम चाय बना कर ला और साथ में थोड़े पकोड़े भी बना लेना। आयुषी किचन में जाती है और चुपचाप चाय और पकोड़े बनाने लगती है और अपनी माँ को याद करके बहुत रोती है। माँ, आज तुम होती तो मुझ पर इतना अत्याचार नहीं हो रहा होता। ये लोग दिन भर मेरी पिटाई करते रहते हैं, उसके बावजूद घर का सारा काम करवाते हैं। आज तो इन्होंने मुझे जला दिया। माँ, आयुषी ये सब सोच ही रही होती है कि तभी उसे कमला की आवाज आती है। अरे करमजली, कहाँ मर गई? चाय और पकोड़े कल बनाकर लाएगी क्या? आयुषी फटाफट चाय और पकोड़े बनाकर अपनी सौतेली माँ को दे आती है। पूरे दिन बहुत सारी मेहनत करने के बाद रात को उसको बचा कुचा थोड़ा सा खाना मिलता था। वही खाना खाकर आयुषी सो जाती है। अगले दिन सुबह जब उसकी आँख खुलती है तो वो देखती है कि उसका पूरा शरीर किसी गर्म भट्टी की तरह जल रहा है। अरे, आज तो मेरी बहुत तबीयत खराब है। ऐसे में आज मैं घर के काम कैसे करूँगी? काश पिताजी यहाँ होते। बुखार के कारण आयुषी को दोबारा नींद आ जाती है। थोड़ी देर बाद कमला चिल्लाते हुए आयुषी के कमरे में आती है। क्यों रे महारानी, आज पूरे दिन सोने के इरादा है क्या? हम लोग कब के नहा चुके हैं और अभी तक हमें नाश्ता नहीं मिला। माँ, आज मेरी बहुत ज्यादा तबीयत खराब है, मुझे बस आज आराम करने दीजिए। बुखार ठीक होते ही मैं सारे काम कर दूंगी। मुझे कुछ नहीं पता, समझी? अगर बुखार है तो बुखार में नाश्ता बना, लेकिन मुझे आधे घंटे के अंदर टेबल पर ब्रेकफास्ट चाहिए, समझी? वरना तेरा हाल क्या होगा ये तुझे भी नहीं पता। इतना कहकर कमला वहाँ से चली जाती है। आयुषी हिम्मत करके बेड से उठती है, लेकिन बेड से उठते ही उसे चक्कर आ जाता है और वो गिर जाती है। वो फिर से अपने आप को संभाल कर खड़ी होती है। तभी वो देखती है कि उसकी आंखों के सामने उसकी माँ की आत्मा खड़ी है। माँ, तुम मुझे छोड़कर क्यों गई? माँ, बेटी, ये लोग तुझ पर बहुत अत्याचार कर रहे हैं। मुझसे तेरी ये हालत देखी नहीं गई, इसलिए मुझे तेरी मदद करने आना ही पड़ा। मैं यहाँ तेरी मदद करने आई हूँ। माँ, ये लोग मुझ पर बहुत अत्याचार करते हैं। देखो ना, आज मेरी तबीयत कितनी ज्यादा खराब है, उसके बावजूद सौतेली माँ मुझे नाश्ता बनाने को बोल कर गई हैं। अब तुम मुझे छोड़कर मत जाना माँ। ऐसा संभव नहीं है मेरी बच्ची। मैं तुझे 2 रंग की लिपस्टिक देती हूँ। दोनों ही लिपस्टिक जादुई हैं। एक लाल लिपस्टिक और एक गुलाबी। लाल लिपस्टिक को लगाने के बाद तेरी तबीयत बिल्कुल ठीक हो जाएगी और गुलाबी लिपस्टिक से तू कुछ भी मांग सकती है। इतना कहकर आयुषी की माँ उसको जादुई 2 रंग की लिपस्टिक देकर वहाँ से गायब हो जाती है। आयुषी लाल वाली लिपस्टिक अपने होठों पर लगा लेती है। लाल वाली लिपस्टिक होठों पर लगाते ही उसकी तबीयत बिल्कुल ठीक हो जाती है, जैसे कि उसे कुछ हुआ ही ना हो। उसके बाद आयुषी पिंक लिपस्टिक लगाकर किचन में जाती है और कहती है, सारा खाना अपने आप बन जाए। उसके ऐसा कहते ही सारा खाना खुद बन जाता है और आधे घंटे से पहले ही आयुषी सारा खाना डाइनिंग टेबल पर लगा देती है। इस प्रकार अब आयुषी सारे काम मजे मजे में कर लिया करती थी। उसे अब खुद से ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती थी और जब भी कमला उसकी पिटाई करती थी
वो लाल लिपस्टिक लगाकर खुद को ठीक कर लेती थी। इसी तरह काफी दिन बीत जाते हैं। एक दिन आयुषी घर में झाड़ू लगा रही थी और साथ में गाना गुनगुना रही थी। वहीं पर आरोही बैठी हुई थी। आरोही सोचती है, आजकल ये बड़ा खुश रहती है। माँ से पिटाई खाने के बाद भी इसको कोई फर्क नहीं पड़ता और काम भी बड़े मन से करती है। आखिर इसको हुआ क्या है? खैर, कुछ भी हुआ हो, मुझे तो इसकी पिटाई करवाने में बहुत मजा आता है। इस बार मैं इसको अच्छा मजा चखाऊंगी। आरोही के दिमाग में एक खुराफाती आइडिया आता है। माँ कल ही एक बहुत महंगी लिपस्टिक खरीद कर लाई है। उस लिपस्टिक को मैं तोड़ देती हूँ और नाम आयुषी पर लगा दूंगी। उसके बाद ना जाने इसका क्या हाल होगा, बेचारी। आरोही ऐसा ही करती है। वो अपनी माँ के कमरे में जाती है और लिपस्टिक तोड़कर वहीं गिरा देती है और फिर आयुषी के पास आकर कहती है, सुनो आयुषी, माँ का कमरा बहुत गंदा है। उन्होंने कहा है पहले उनका कमरा साफ कर दो। ठीक है। आयुषी कमला के कमरे में चली जाती है और सफाई करने लगती है। थोड़ी देर बाद उसकी नजर टूटी हुई लिपस्टिक पर पड़ती है। वो सोचती है, अरे ये तो वही लिपस्टिक है जो माँ कल लेकर आई थी, लेकिन ये तोड़ा किसने? आयुषी ये सब सोच ही रही होती है कि तभी आरोही कमला के पास जाकर कह देती है, माँ, आयुषी ने तुम्हारी महंगी वाली लिपस्टिक तोड़ दी। जल्दी जाओ, अभी वो आपके कमरे में ही है। कमला ये सुनकर आग बबूला हो जाती है और भागते हुए अपने कमरे में जाती है। वो आयुषी को वहाँ देखकर बहुत गुस्सा हो जाती है और कहती है, तूने मेरी इतनी महंगी लिपस्टिक तोड़ दी? तुझे पता है इसके बदले तुझे कितनी बड़ी सजा मिल सकती है? नहीं माँ, मैं तो यहाँ पर सफाई करने आई थी और ये लिपस्टिक पहले से ही टूटी हुई थी। मुझे यहाँ आरोही दीदी ने भेजा था। तू कहना क्या चाहती है कि लिपस्टिक मैंने तोड़ी है और मैं तेरा नाम लगा रही हूँ? देखा मैं तुमने, ये हम दोनों के बीच फूट डालना चाहती है। सुन आयुषी की बच्ची, तू अभी के अभी इस घर से निकल जा। तेरा बाप को कह दूंगी कि तू भाग गई। निकल अभी। कमला धक्के मारकर आयुषी को घर से बाहर निकाल देती है। आयुषी अपने दोनों लिपस्टिक लेकर घर से बाहर चली जाती है और बहुत परेशान होती है। माँ ने तो मुझे मेरे घर से ही बाहर निकाल दिया। मुझे पापा को ये सब बताना होगा। आयुषी जादुई गुलाबी लिपस्टिक से एक फोन मांगती है और अपने पिता को फोन करके सारी बात बता देती है। तुमने मुझे ये सब पहले क्यों नहीं बताया बेटा? पापा, माँ फोन हमेशा छुपा कर रखती थी, इसलिए मैं आपको कुछ भी नहीं बता पाई। तू चिंता मत कर, मैं अभी की फ्लाइट पकड़कर सुबह तक वहाँ पहुँचता हूँ। तब तक तुम अपना ध्यान रखना। इसके बाद आयुषी के पापा फोन काट देते हैं और अगले सुबह आयुषी के पास पहुँच जाते हैं और आयुषी को लेकर सीधा घर जाते हैं। आयुषी के साथ उसके पापा को देखकर कमला घबरा जाती है और कहती है, अरे आप आ गए। आयुषी बेटा, तुम कहाँ चली गई थी? तुम्हें पता है मैं कितनी परेशान हो रही थी। बस करो कमला, अब तो अपना ढोंग बंद करो। मुझे आयुषी ने तुम्हारे बारे में सब बता दिया है। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। मैं तुम्हें यहाँ अपनी बेटी की परवरिश के लिए लाया था, लेकिन तुमने तो इसकी जिंदगी झंड कर दी। अभी कभी मेरे घर से निकल जाओ। कमला और आरोही दोनों मिलकर आयुषी के पिता से माफी मांगने लगते हैं, लेकिन आयुषी के पिता उन्हें माफ नहीं करते और दोनों को घर से बाहर निकाल देते हैं और अपने घर में ताला मार के आयुषी के साथ विदेश चले जाते हैं और वहीं आयुषी को अपने साथ रखते हैं। अपने पिता के साथ आयुषी अपना जीवन खुशी खुशी व्यतीत करने लगती है। परी के जादुई सोने चांदी के बाल। एक गांव में भावना नाम की लड़की अपने पिताजी के साथ रहती थी। भावना जब बहुत छोटी थी तभी उसकी माँ का देहांत हो गया था। इस वजह से उसके पिताजी ने कमला नाम की औरत से दूसरी शादी कर ली थी। भावना की सौतीली माँ कमला शादी के बाद अपने साथ अपनी एक बेटी को भी लेकर आई थी। अब भावना और उसके सौतीली बहन निर्जा बड़ी हो गई थी। भावना देखने में बहुत सुंदर लगती थी। उसके लंबे काले और घने बाल उसकी खूबसूरती में चार चांद लगा देते थे। ये सब देखकर भावना की सौतीली माँ कमला उसे बहुत नफरत करती थी, क्योंकि उसकी खुद की बेटी इतनी सुंदर नहीं थी और न ही उसके बाल इतने खूबसूरत थे। एक दिन कमला अपनी बेटी निर्जा से कहती है, तुझसे मैंने कितनी बार कहा है कि तू भी अपने बालों की सेवा किया कर और अपने बाल भी भावना जितने लंबे कर ले। पता नहीं मैंने तुझे कितने महंगे महंगे शैम्पू और कंडीशनर ला कर दिए हुए हैं, लेकिन तुझे घूमने से फुर्सत मिले तब तो तू अपने बालों पर ध्यान देना। देख उस कलमोही को, कितने सुंदर बाल हैं उसके।
माँ, भावना के बाल तो बचपन से ही बहुत खूबसूरत है। अगर मेरे बाल उसके जैसे लंबे घने नहीं है तो इसमें मेरी क्या गलती है? और मैंने सुना है वैसे भी बच्चे तो अपनी माँ पर जाते हैं ना। वो लोग ये बातें कर ही रहे थे कि तभी वहाँ पर भावना के पिताजी आ जाते हैं और कमला से कहते हैं, अरे कमला, हमने भावना के लिए जो रिश्ते की बात की थी उन लोगों को हमारी भावना पसंद आ गई है। वो लोग अगले महीने ही विवाह के लिए बोल रहे हैं। तुम जरा रुको, हम भावना को ये खुशखबरी देकर आते हैं। इसके बाद भावना के पिता भावना के कमरे में जाते हैं और उसे ये खुशखबरी सुनाते हैं। लेकिन शादी की बात सुनकर भावना कहती है, क्या पिताजी आप भी ना? हमने आपको कितनी बार बोला है हम आपको छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे, हमें कोई विवाह नहीं करना। नहीं भावना बिटिया, ऐसा नहीं बोलते। हर लड़की के पिता की आस होती है कि उसकी पुत्री विवाह करके खुशी खुशी अपने ससुराल जाए। और तुम्हारे होने वाले ससुर शहर के जाने माने बिजनेसमैन हैं। हमें पता है तुम उनके बेटे के साथ बहुत खुश रहोगी। अपने पिताजी की ये बात सुनकर भावना शादी के लिए मान जाती है। फिर भावना की शादी तय हो जाती है। भावना के पिताजी भावना के होने वाले ससुर से बात करके शादी की डेट भी फिक्स कर लेते हैं। भावना को अच्छा और पैसे वाला घर मिलता देख उसके सौतेली माँ कमला जलन से भर जाती है और वो मन में सोचती है, मेरी बेटी का रिश्ता भी तो इतने अच्छे घर में हो सकता था, लेकिन इस भावना की वजह से ये संभव नहीं हो पाया। मैं भी देखूं जरा इसका विवाह इतने बड़े घराने में कैसे होता है। इतना सोचकर कमला बाजार जाती है और बाजार से एक बाल झड़ने वाली क्रीम लेकर आती है। लेकिन वो उस समय कुछ भी नहीं करती और इसी तरह शादी वाला दिन आ जाता है। शादी वाले दिन कमला भावना के पास जाकर उसे वो क्रीम दे देती है और कहती है, बेटी भावना, तुम कल सुबह यहाँ से विदा हो जाओगी। हम सब तुम्हें बहुत याद करेंगे। देखो मैं तुम्हारे लिए क्रीम लाई हूँ, तुम नहाते समय इसी से सर धोना, ये तुम्हारे बालों को और निखार देगा। भावना वो क्रीम लेकर नहाने चली जाती है। लेकिन वो जैसे ही उस क्रीम को अपने बालों में लगाती है उसके सारे बाल झड़ जाते हैं और वो टकली हो जाती है। हे भगवान, ये सब क्या हो गया? हमारे तो सारे बाल ही गायब हो गए, हम तो टकले हो गए। इसके बाद भावना रोते हुए बाथरूम से बाहर आती है और सीधा अपने पिताजी के पास जाती है और कहती है, पिताजी देखिए ना ये क्या हो गया। हम नहा रहे थे और हमारे सर के सारे बाल झड़कर नीचे गिर गए और हम टकले हो गए। पिताजी अब हम क्या करें? तभी वहाँ पर कमला आ जाती है और झूठ मूठ का नाटक करते हुए कहती है, हे भगवान, ये सब क्या हो गया? तुम्हारे बालों से ही तो तुम्हारी सुंदरता थी, तुम टकली हो गई। अब तो कोई भी तुमसे विवाह नहीं करेगा। ये सब आपने क्यों किया प्रभु? हमारी बेटी ने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, फिर उसको ये दुख क्यों दिया आपने? उसके बाद जब ये बात लड़के वालों को पता चलती है तो भावना का रिश्ता टूट जाता है। भावना के पिता भी अब भावना को लेकर बहुत दुखी रहने लगे थे। भावना भी जब अपने पिता को दुखी देखती थी तो फूट फूट कर रोने लगती थी और ऐसा होते देख कमला और उसकी बेटी नीरजा बहुत खुश होते थे। अब तो गाँव वाले भी भावना को देखकर उसका खूब मजाक बनाते थे। अरे ये कितनी बुरी लग रही है। हाँ बहन, तुम सही कह रही हो, इसको तो देखकर डर लग रहा है। भावना को इन सब से बहुत बुरा लगता है। वो मन में सोचती है, हे भगवान, ये लोग हमसे नफरत कर रहे हैं। हमारे भी सपने थे कि हमारा विवाह होगा, हम भी चाहते थे कि हम ससुराल जाएं। हमारी वजह से आज हमारे पिताजी भी बहुत दुखी हैं। ऐसा जीवन होने से अच्छा है कि हम मर ही जाएं। ऐसा सोचते सोचते भावना सीधा चली जा रही थी। लेकिन तभी उसके सामने एक परी प्रकट होती है जो कि बिल्कुल हूबहू उसकी सगी माँ की तरह दिख रही थी। भावना अचानक से उस परी को देखकर कहती है, कौन है आप? आप तो हमारी माँ की तरह लग रही हैं। भावना बेटी, मैं तुम्हारी माँ ही हूँ, ये मेरा दूसरा जन्म है। हम आपसे बहुत नाराज हैं। आप क्यों चले गए थे हमें अकेला छोड़कर? आज हम बहुत दुखी हैं और हमारे पास कोई है भी नहीं जिससे हम अपना दुख बांट सके। इसलिए तो मैं यहाँ आई हूँ ताकि मैं तुम्हारी मदद कर सकूँ। तुम बहुत अच्छी लड़की हो, तुम्हें इस तरह निराश होने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। मैं तुम्हारे बाल ऐसे कर दूंगी कि तुम्हें देखने वाला तुम्हें देखता ही रह जाएगा। मैं तुम्हारे सर पर सोने और चांदी की तरह दिखने वाले बाल प्रकट कर दूंगी।
इतना कहकर वो परी अपनी छड़ी घुमाती है और भावना के सर पर सोने और चांदी के बाल आ जाते हैं। भावना के ये सोने और चांदी के मिश्रण वाले बाल उसकी खूबसूरती को और बढ़ा रहे थे। अब वो पहले से भी ज्यादा खूबसूरत दिखने लगी थी। परी माँ, ये बाल तो हमारे पहले वाले बालों से भी ज्यादा खूबसूरत हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारी सारी परेशानी दूर कर दी। आप खुशी खुशी अपने घर जाओ बेटी, कभी भी निराश मत होना। इसके बाद भावना खुशी खुशी अपने घर की ओर जाने लगती है। तभी रास्ते से अपनी कार में उस गांव के जमींदार का बेटा जा रहा था। तभी उसकी नजर भावना के बालों पर पड़ती है, परंतु वो भावना का चेहरा नहीं देख पाता और इतने में भावना उसकी आंखों से ओझल हो जाती है। अरे, ये इतनी खूबसूरत बालों वाली लड़की कौन थी हमारे गांव में? मैंने आज से पहले ऐसी लड़की कभी नहीं देखी। लेकिन ये अचानक कहाँ चली गई? जब उसके बाल इतने खूबसूरत थे तो वो खुद कितनी खूबसूरत होगी। दूसरी तरफ भावना अपने घर पहुंच जाती है और अपनी सौतेली माँ और बहन के डर से अपने बालों को दुपट्टे से ढक लेती है। सर को दुपट्टे से ढका देख भावना की सौतेली माँ बहुत खुश होती है और अपनी बेटी से कहती है, देखो तो जरा, मैंने उसको अपना सर दुपट्टे से ढकने पर मजबूर कर ही दिया। माँ, आपने बहुत अच्छा किया कि इसको टकला कर दिया। उधर जमींदार का बेटा भावना के ख्यालों में खोया रहता है। उसके दिमाग से भावना के सुंदर बाल जा ही नहीं रहे थे। तभी जमींदार वहाँ आता है और अपने बेटे को ख्यालों में खोया देख बोलता है, बेटा, आप किसके ख्यालों में खोए हुए हैं? कुछ नहीं पिताजी, आज मैंने गांव में एक ऐसी लड़की देखी जिसे मैंने आज से पहले कभी नहीं देखा, पर मैं उसका चेहरा नहीं देख पाया। मैंने सिर्फ उसके बाल देखे। उसके सोने चांदी के बाल इतने खूबसूरत थे कि मेरा दिल उस पर आ गया। मैंने निश्चय किया है कि अगर वो लड़की मुझे मिल जाए तो मैं उससे विवाह करूँगा। बेटा, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? किसी के सोने चांदी के बाल थोड़ी ना होते हैं। जरूर आपको कोई भ्रम हुआ होगा। इतना कहकर जमींदार वहाँ से चला जाता है। फिर जमींदार का बेटा अपने एक नौकर को बुलवाकर पूरे गांव में ये ऐलान करवा देता है कि गांव में जिसके सोने और चांदी के बाल होंगे, जमींदार का बेटा उसी से विवाह करेगा। गांव की सभी औरतों ने जब ये बात सुनी तो सबने अपनी बेटियों के बाल नकली कलर से रंग दिए। उन्हीं औरतों में से एक थी कमला, जिसने अपनी बेटी निर्जा के बाल भी नकली सोने चांदी के कलर से रंग दिया। अब तो गाँव की सभी लड़कियों के बाल सोने और चांदी के हो गए। ये सब देखकर जमींदार का नौकर असमंजस में पड़ गया। वो जमींदार के बेटे के पास पहुंचा और बोला, छोटे मालिक, बहुत बड़ी समस्या आ गई है, क्योंकि गांव में जितनी लड़कियां विवाह योग्य हैं, सबके बाल सोने चांदी के हैं। ऐसे में कुछ समझ नहीं आ रहा कि असली सोने चांदी के बाल किसके हैं। आप चिंता ना कीजिए रामू काका, सच का पता लगाने के लिए मेरे पास एक उपाय है। कल ही गांव की सभी लड़कियों को हमारी हवेली में बुलाइए। इसके बाद वो नौकर गांव की सभी लड़कियों को हवेली में आने का न्योता देता है। फिर उसकी नजर भावना पर पड़ती है, जिसने सर पर दुपट्टा रख रखा था। ये कौन लड़की है? सुनो लड़की, कल तुम्हें भी आना होगा। तभी बिना देरी किए कमला कहती है, अरे ये तो टकली है, इसका क्या काम हवेली में। वो जमींदार का नौकर कमला की बातों पर ध्यान नहीं देता और सभी लड़कियों के साथ भावना को भी हवेली में आने का न्योता देता है। अगले ही दिन सारी लड़कियां वहां पहुंच जाती है। फिर जमींदार का बेटा कहता है, मैंने आप सबको इसलिए यहाँ आमंत्रित किया है ताकि मैं अपने लिए उचित वधू ढूंढ सकूं। मुझे सिर्फ एक लड़की की तलाश थी, लेकिन आप सभी ने अपने बाल सोने और चांदी के रंग में रंग लिए। अब मुझे अपने तरीके से उस लड़की की तलाश करनी पड़ेगी। इतना कहकर जमींदार का बेटा सभी लड़कियों को एक एक करके अपने सर पर पानी डालने के लिए कहता है। एक एक करके सभी लड़कियां अपने सर पर पानी डालती हैं और उनके बाल धुलकर पहले जैसे हो जाते हैं। फिर लास्ट में भावना की बारी आती है, लेकिन भावना नहीं डालती तो जमींदार का बेटा बोलता है, आप अंतिम लड़की रह गई है। आप अपने सर से ये दुपट्टा हटाइए और अपने सर पर पानी डालिए। तभी कमला कहती है, लेकिन ये तो टकली है, इसके तो सर पर बाल ही नहीं है। भावना घबराते हुए सर से अपना दुपट्टा हटाती है। गांव के सभी लोग भावना के बाल देखकर हैरान हो जाते हैं। फिर भावना अपने सर पर पानी डालती है। उसके बाल तो सचमुच सोने चांदी के थे। ये देखकर जमींदार का बेटा बहुत खुश हो जाता है और तुरंत भावना के पास जाकर कहता है, मैं आपसे विवाह करना चाहता हूँ। मैंने आपको पहले ही देखा था, परंतु मैं आपका चेहरा नहीं देख पाया। क्या आप मुझसे विवाह करने के लिए राजी है? आपको पति के रूप में कौन नहीं पाना चाहेगा, ये तो हमारा सौभाग्य होगा, लेकिन हम अपने पिताजी की इजाजत के बगैर आपको कुछ नहीं कह सकते।
उसके बाद भावना के पिता से शादी की मंजूरी ली जाती है। वो खुशी खुशी शादी की मंजूरी दे देती हैं, बल्कि वो इस प्रस्ताव से बहुत ज्यादा खुश होते हैं। भावना को उसकी अच्छाई का फल मिल जाता है और कुछ ही दिनों में जमींदार के बेटे के साथ उसका विवाह हो जाता है और कमला अफसोस ही करती रह जाती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? हमें कमेंट करके जरूर बताएं और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक हमारे चैनल किट्टू टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर अभी कर ले। तो मिलते हैं आपसे फिर किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।